Hello and welcome to all today's video and today's topic is न्याय फिलॉसफी। आज हम न्याय फिलॉसफी के बारे में एक इंट्रोडक्शन लेंगे और न्याय फिलॉसफी की जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि न्याय फिलॉसफी जो इंडियन फिलॉसफी है उसमें से इंडियन फिलॉसफी का एक भाग है जो कि आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है। तो आइए देखते हैं कि न्याय फिलॉसफी होता क्या है और ये जो ब्रांचेस है इंडियन फिलॉसफी की उसमें और कौन कौन सी फिलॉसफीज आती हैं। पहले एक का नज़र हम देख लेते हैं इंडियन फिलॉसफी के कुछ ब्रांचेस पे। जैसे कि आप देख रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पे इंडियन फिलॉसफी के कुछ ब्रांचेस हैं। ये मैंने नेट से डाउनलोड किया है, ये मैंने स्वयं नहीं बनाया है। तो मुझे अच्छा लगा तो मुझे लगा कि इस वीडियो में इसको इंक्लूड करना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी जो इंडियन फिलॉसफी है वो दो मेन ब्रांचेस में बटी हुई है। एक को हम ऑर्थोडॉक्स कहते हैं और दूसरे को हम हेटेरोडॉक्स। ओके, इन दो मेन ब्रांचेस में हमारी फिलॉसफी बटी हुई है। ये दो फिलॉसफी जो है और 4 और 5 भागों में 4 ऑर्थोडॉक्स और 4 जो है हेटेरोडॉक्स में बटे हुए हैं। अगर हम ध्यान दें यहाँ पे तो जो न्याय फिलॉसफी है वो कहाँ आती है दोस्तों? वो ऑर्थोडॉक्स में आती है। ओके, तो आज का जो टॉपिक है वो हमारे क्या है? न्याय फिलॉसफी है जो कि ऑर्थोडॉक्स के ब्रांच से निकली हुई है। तो आइए ज़्यादा समय ना लेते हुए हम अपना मेन टॉपिक शुरू करते हैं जो आज का टॉपिक है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको पढ़ने के बाद जो आपकी इंडियन फिलॉसफी को लेके जो आपकी धारणा है वो पूरी तरीके से बदल जाएगी कि इंडियन फिलॉसफी वाकई में क्या मायने रखती है, क्या इंपॉर्टेंस रखती है हमारे विषयों की तरफ। जो हम अपने इंडियन फिलॉसफी के बारे में सोचते हैं उससे बिल्कुल ही हटकर ये फिलॉसफी आपको नज़र आएगी। हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। जो न्याय फिलॉसफी जो है दोस्तों वो गौतम ऋषि ने दिया है। किसने दिया है? न्याय फिलॉसफी जो है वो गौतम ऋषि के द्वारा दिया गया है। गौतम ऋषि, इनको आप गौतम बुद्ध मत समझिएगा। बहुत लोग इसको क्या है गौतम बुद्ध के नाम से, गौतम बुद्ध से कंफ्यूज हो जाते हैं। जो नए बच्चे हैं जिन्होंने इंडियन फिलॉसफी पढ़ चुके हैं या जिनको ज्ञान है वो बिल्कुल उनको पता है कि गौतम बुद्ध और गौतम ऋषि में क्या अंतर है। तो जो न्याय फिलॉसफी है वो गौतम ऋषि ने दी था। उनको और भी नामों से जाना जाता है। अक्षपदा, क्या कहा जाता है उनको? अक्षपदा कहा जाता है। न्याय, अब हम न्याय को देखेंगे कि न्याय फिलॉसफी जो है वो क्या करती है? कनेक्ट थिंकिंग विद द पीपल, आर्गूमेंट एंड वैलिड रीजनिंग। वो जो भी हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो भी लाइफ में जो बात करते हैं हम, तो उसमें जो वैलिड पॉइंट है, जो वैलिड रीजनिंग है, वैलिड आर्गूमेंट है, उसके विषय में बात करते हैं। अगर हम वैलिड आर्गूमेंट की बात करें तो अगर आप किसी बूढ़े बुजुर्ग से कोई डिबेट करेंगे या बात करेंगे या पढ़े लिखे व्यक्तियों से बात करेंगे तो उनके आर्गूमेंट में, उनकी डिबेट्स में बहुत लॉजिकल डिबेट्स होगा। बट हम छोटे बच्चों से बात करें या किसी ऐसे व्यक्ति से जो समझदार नहीं है तो उसकी जो तर्क है वो तर्क ना रह के क्या हो जाता है? कुतर्क हो जाता है। यानी वो जो है, जो उनका आर्गूमेंट है या उनका जो नॉलेज है वो वैलिड नहीं है, वो किसी तरीके से रिलायबल नहीं रखते हैं। तो न्याय फिलॉसफी हमें यही बताती है कि किस बेसिस पे हम किसी नॉलेज को वैलिड बता सकते हैं और कौन सी ऐसी नॉलेज है जो कि इनवैलिड नॉलेज की कैटेगरी में आती है। बस न्याय का एक सबसे बड़ा योगदान यही है
कि उसने ऐसे पॉइंट्स को, ऐसे बेस को रखा कि इस बेसिस पे लिया गया ज्ञान ही वैलिड नॉलेज है। तो आइए देखते हैं, इस फिलॉसफी को और भी नाम से जाना जाता है दोस्तों। पहले तो मैं ये बता दूं कि इसको रियलिज्म से भी जोड़ा जाता है, जो वेस्टर्न फिलॉसफी की एक ब्रांच है, बहुत ही महत्वपूर्ण। तो न्याय फिलॉसफी जो है, इसको जाना जाता है तर्कशास्त्र, द साइंस ऑफ रीजनिंग। देखिए, तर्कशास्त्र नाम से ही पता चल रहा होगा कि तर्कशास्त्र मतलब कि जो हम तर्क करते हैं, हम और आप जो तर्क करते हैं, उस जो हम तर्क में जो फैक्ट बताते हैं, या जो अपने बात को प्रूफ करने के लिए जो हम फैक्ट या नॉलेज बताते हैं, वो तर्क वैलिड है कि नहीं। प्रमाण शास्त्र, जो हम प्रमाण पेश करते हैं, वो वैलिड है कि नहीं। तो इस वजह से इसको प्रमाण शास्त्र भी कहा जाता है, तर्क शास्त्र भी कहा जाता है, हेतु विद्या भी कहा जाता है, द साइंस ऑफ कॉजेज। इसके बाद और भी नामों से जाना जाता है, द साइंस ऑफ डिबेट्स, द साइंस ऑफ क्रिटिकल स्टडी। तो ये आप देख लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्ज़ाम में आ सकता है कि अगर इसको प्रमाण शास्त्र कौन सा ऐसा ब्रांच है, कौन सी ऐसी ब्रांच है इंडियन फिलॉसफी की जिसको प्रमाण शास्त्र कहा जाता है। एपिस्टेमोलॉजी, जैसे दोस्तों आप सबको पता होगा, ज्ञान मीमांसा हिंदी में कहते हैं इसको, एपिस्टेमोलॉजी को। तो किसी भी फिलॉसफी को समझने के लिए उसकी एपिस्टेमोलॉजी को समझना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम एपिस्टेमोलॉजी की बात करें न्याय फिलॉसफी की, तो द न्याय स्कूल ऑफ थॉट, ये जो है, इसको हम, जैसे हमने बताया था कि इसको रियलिज्म भी कहा जाता है, तो यहाँ इसको लॉजिकल रियलिज्म कहा गया है। देख सकते हैं आप, इसको क्या कहा गया है, लॉजिकल रियलिज्म। ओके, और इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसको एक और नाम से एड्रेस किया जाता है, जिसको कि एटोमिस्टिक प्लूरलिज्म कहा जाता है। तो एटोमिस्टिक प्लूरलिज्म इसलिए कहा गया है क्योंकि जैसे कि हम देखते हैं कि बहुत सी ऐसी फिलॉसफी, इंडियन फिलॉसफी पढ़ेंगे जिसमें कि क्या कहा गया है कि जो मैटर जो दिख रहा है वो क्या है, हमारा भ्रम है। बट न्याय फिलॉसफी ये नहीं कहता, न्याय फिलॉसफी ये नहीं कहता है कि जो एटम्स हैं हमारे, जो हम देख रहे हैं किसी चीज़ों को, वो सब क्या है, भ्रम है। ये बोलता है कि मैटर भी एक रियलिटी है। देयर आर नॉट वन बट मैनी एंटिटीज, एक ही नहीं बहुत सारे एंटिटीज हैं, बोथ मटेरियल एंड स्पिरिचुअल। इसने क्या कहा कि मटेरियल भी एक रियलिटी है, स्पिरिचुअल जो स्पिरिचुअलिटी है लोगों की, वो भी एक रियलिटी है। एज अ अल्टीमेट कंस्टिट्यूएंट ऑफ द यूनिवर्स, ये क्या है, ये यूनिवर्स की एक रियलिटी है। यूनिवर्स की क्या है, रियलिटी है, मैटर जो दिख रहा है हमें, और जो हमारा स्पिरिचुअल नॉलेज है वो भी। इसने सबसे बड़ा जो प्रहार किया इंडियन फिलॉसफी पे, या जो सबसे नई चीज़ लाने की कोशिश की ऑर्थोडॉक्स में रह के, इसने ये कहा कि जो मैटर है, जो मटेरियल है, वो भी सत्य है, किसी तरह की माया नहीं है। अगर ब्लैक बोर्ड है, चेयर है, टेबल है, पहाड़ है, नदियाँ हैं, इनको आप झूठा कैसे कह सकते हैं, इसको आप भ्रम कैसे कह सकते हैं। जिससे आप पानी पीने से जो पानी आप ग्रहण कर रहे हैं वो भ्रम कैसा है, इन्होंने उसको रियलिटी माना। बाय होल्डिंग प्लूरिज्म स्टैंड पॉइंट इट रेफर्स मटेरियलिस्टिक एंड स्पिरिचुअलिस्टिक मोनिज्म। इसने क्या कहा, वही बात दोबारा कह रहे हैं कि इसने मटेरियल को भी सत्य माना और स्पिरिचुअलिटी को भी इसने सत्य माना, दोनों को ही इन्होंने सत्य माना। इट इज़ अ सिस्टम ऑफ लॉजिकल रियलिज्म। ये क्या है सिस्टम, लॉजिकल रियलिज्म का सिस्टम है। लॉजिकल रियलिज्म
by adaptation the doctrine that the world exists independent from our perception। इसने कहा कि ये जो वर्ल्ड है, ये जो विश्व है, ये हमारे परसेप्शन से आज़ाद है। हमारे परसेप्शन से क्या है? आज़ाद है। बहुत बड़ी बात कह दी कि जो हम सोचते हैं, जो हम समझते हैं, जो विश्व जो है वो उससे परे है। हम उस तक कभी पहुंच भी नहीं सकते हैं, उस रियलिटी को हम जान भी नहीं सकते हैं। हम अपने परसेप्शन के बेस पे ही इस वर्ल्ड की रियलिटी को हम नहीं जान सकते। कि इन्होंने परसेप्शन को माना कि एक परसेप्शन बेस है नॉलेज का, लेकिन ये पूरी तरीके से आज़ाद है हमारे परसेप्शन से। ओके, द वर्ल्ड एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली फ्रॉम आवर परसेप्शन। हमारे परसेप्शन से ये पूरी तरीके से आज़ाद है, आज़ाद एग्जिस्ट करती है। समझने की कोशिश कीजिएगा। एंड परसेप्शन एंड नॉलेज, ये नॉलेज जो है इसको इधर होना चाहिए था, ये यहाँ पे आ गया। फर्दर द इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ऑफ द वर्ल्ड कैन बी डिफाइंड नॉट बाय आवर फेथ। हम वर्ल्ड के एग्जिस्टेंस को अपने फेथ के बेस पे नहीं डिफाइन कर सकते। और इंट्यूशन, हम अपने फेथ पे और इंट्यूशन पे नहीं डिफाइन कर सकते हैं कि ये विश्व, वर्ल्ड, रियलिटी, नॉलेज क्या है। बट लेकिन बाय द लॉजिकल आर्गुमेंट एंड द क्रिटिकल रिफ्लेक्शन ऑन द नेचर ऑफ एक्सपीरियंस, बल्कि हम अपने विश्वास और इंट्यूशन के बल पे नहीं बोल सकते हैं कि हमें इंट्यूशन हुआ है, हमें इंट्यूशन लगता है कि आत्मा है। नहीं, इंट्यूशन से नहीं होता है। आपका विश्वास, फेथ से भी नॉलेज या फेथ पे भी ये आपका वर्ल्ड जो है या वर्ल्ड के विषय जो हैं वो मायने नहीं रखता, बल्कि लॉजिकल आर्गुमेंट करिए आप, क्रिटिकल रिफ्लेक्शन ऑन द नेचर ऑफ एक्सपीरियंस। समझने की कोशिश कर रहे हैं कि न्याय फिलॉसफी कितनी ही तार्किक बात कर रहा है। क्या आपको पता था? क्या न्याय के विषय में आपको ये सब पता था? क्या आपको पता था कि ऐसी हमारे पास एक फिलॉसफी है जो कि सारे तर्कों को, सारे जो वैज्ञानिक तर्क हैं उन सारे तर्कों के विषय में बात करती है। हमें मोटा मोटी बस वेदांत, बौद्धिज्म, जैनिज्म इनके विषय में ज्ञान था, जिनको हम धर्म के नाम से जानते थे। बट न्याय किसी तरीके का कोई धर्म नहीं है। न्याय एक प्योर ब्रांच है फिलॉसफी की। जैसा कि रियलिज्म, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो रियलिज्म चला था, वैसा ही एक फिलॉसफी हमारे यहाँ भी चल रही थी जो कि न्याय फिलॉसफी थी। आइए आगे चलते हैं। इंडियन फिलॉसफी में जो एक ब्रांच है न्याय फिलॉसफी, वो 4 ऐसे बेसिस हैं जिसको वो मानता है कि इन बेसिस पे अगर बात होगी किसी चीज़ की तो वो सही है। क्या कहता है कि अगर इन विषयों पे, इन आधार पे अगर आप बात कर रहे हैं तो वो विषय सत्य माना जाए। न्याय फिलॉसफी ने रिकॉग्नाइज किया 16 कैटेगरी: परसेप्शन, इन्फ्रेंस, कंपैरिजन एंड वर्बल टेस्टिमनी थी, जिसमें कि जो फर्स्ट कैटेगरी है उसको माना जाता है प्रमाण, विच फोकस द लॉजिक एंड एपिस्टेमोलॉजिकल कैरेक्टर्स ऑफ द न्याय सिस्टम। प्रमाण पहला कैटेगरी था उनका, क्या? प्रमाण का, कि प्रमाण क्या है, प्रूफ क्या है, आप ये बात बोल रहे हैं इसके पीछे तर्क क्या है। तो जो प्रमाण है वो 4 तरीकों के प्रमाण को इन्होंने वैलिड माना कि इन 4 तरीकों की प्रमाण अगर आप हमें देंगे तो हम मानेंगे।
अब से ज़्यादा आने वाला क्वेश्चन है कि न्याय फिलॉसफी किन 4 बेसिस को मानता है, किन 4 बेसिस को प्रमाण मानता है वैलिड नॉलेज का, प्रूफ मानता है वैलिड नॉलेज का। वो 4 आपके सामने हैं: परसेप्शन, इन्फ्रेंस, कंपैरिजन एंड वर्बल टेस्टिमनी। बट क्या आपको लगता है कि इतना इजी, इतना आसान होगा फिलॉसफी? नहीं, ये तो अभी लड़ाई है, आगे अभी लड़ाई है। सो द परसेप्शन, इन्फ्रेंस, कंपैरिजन एंड वर्बल टेस्टिमनी बहुत ही ब्रॉड है। इसको समझाने के लिए, इस 4 प्रमाण को समझाने के लिए एक अलग से 1 घंटे की वीडियो बन सकती है, तब जाके आपको समझ में आएगा। लेकिन जैसे देखा गया है कि YouTube पे मैं भी वीडियो बनाने जा रहा था तो बहुत लोगों ने कहा देखो 15 मिनट की वीडियो बनाना, ज़्यादा नहीं। मैंने कहा 15 मिनट में मैं क्या समझा पाऊँगा? 15 मिनट में आप न्याय फिलॉसफी बढ़ा देंगे, आप बच्चों के साथ धोखा करते हैं। 15 मिनट में, 20 मिनट में कोई भी टॉपिक ऐसे नहीं पढ़ाया जा सकता है कि सारे टॉपिक कवर हो। कम से कम 2 से 3 वीडियो 40-40 मिनट की लगती है एक टॉपिक को ख़त्म करने में अच्छे से। और मेरी तरह अगर बकवास करने वाला अगर टीचर हो तो फिर वो 1 घंटे भी हो सकता है। तो पहला है परसेप्शन, इन्फ्रेंस। मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपको याद हो जाए दिमाग में। परसेप्शन, इन्फ्रेंस, कंपैरिजन, वर्बल टेस्टिमनी, ये 4 बेसिस हैं। याद कर लीजिए, रट लीजिए, और रटने के बाद समझ लीजिए। हर तरीके का नॉलेज आपको होना चाहिए, नॉलेज भी, इसकी अंडरस्टैंडिंग भी। सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज जैसे 4 बताया गया है, देयर आर परसेप्शन, इन्फ्रेंस, कंपैरिजन एंड वर्बल टेस्टिमनी। और इसको और बेस में जानने के लिए हम एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, मगर अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुआ, इसके आगे भी है अभी। नॉलेज, अकॉर्डिंग टू न्याय फिलॉसफी, व्हाट इज नॉलेज? नॉलेज क्या है? न्याय फिलॉसफी ये कहता है, न्यायिकास न्याय को मानने वाले लोग सेज दैट इट मे बी ट्रीटेड एज कॉग्निशन, एप्रीहेंशन, कॉन्शियसनेस और मैनिफेस्टेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। इन्होंने क्या क्या? नॉलेज क्या है? नॉलेज एक कॉन्शियसनेस है आपका। नॉलेज के थ्रू आप क्या होगा? आपके अंदर एक कॉन्शियसनेस आएगी, आप चीज़ों के प्रति कॉन्शियस होंगे, आपके अंदर एप्रीहेंशन आएगा, और द मैनिफेस्टेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब इन वर्ड्स पे भी बहुत चीज़ें कहा जा सकता है, बट हम इससे आगे बढ़ते हैं। और भी बताया है नॉलेज किस तरह की होती है। नॉलेज होता है सब्जेक्टिव। नॉलेज कैसा होता है दोस्तों? क्या कहा है? नॉलेज सब्जेक्टिव होता है, नॉलेज ऑब्जेक्टिव भी होता है। जैसा कि मैंने बोला, न्याय फिलॉसफी मानता है कि जो हमारा नॉलेज होता है वो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों होगा। ओके, दोनों ही इम्पोर्टेंट। सभी नॉलेज कैसे होते हैं? सभी नॉलेज ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव होगा। द न्याय फिलॉसफी इज बीइंग द अपहोल्डर ऑफ रियलिज्म। ये क्या है? ये रियलिज्म को दर्शाता है। आगे चलते हैं हम कि नॉलेज में भी वैलिड और इनवैलिड। जैसे कि हमने बात किया था कि नॉलेज जो है वैलिड भी हो सकता है और इनवैलिड भी हो सकता है। वैलिड नॉलेज को हम कहते हैं प्रमा। वैलिड नॉलेज को हम क्या कहते हैं? प्रमा। इनवैलिड नॉलेज को हम कहते हैं अप्रमा। वैलिड नॉलेज को हम क्या कहते हैं? प्रमा। इनवैलिड नॉलेज को कहते हैं अप्रमा। द न्याय स्कूल एडवोकेट वैलिड नॉलेज। न्याय स्कूल जो है वो क्या एडवोकेट करता है? वैलिड नॉलेज के बारे में, वैलिड नॉलेज के विषय में बात करता है, ट्रू नॉलेज के विषय में बात करता है, राइट एप्रीहेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को सही तरीके से देखने और समझने की जो तरीका है वो बताता है। इट इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज इट इज़।
जैसा कि वो है वैसा ही उसको समझने की कोशिश करता है या कराने की कोशिश कर रहा है कि भाई कैसे आप चीज़ों को जैसा है वैसे ही समझ सकते हैं। अब इन्होंने बताया कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वैलिड नॉलेज की। वैलिड नॉलेज की कुछ इन्होंने कैरेक्टरिस्टिक्स बताया। दैट ट्रूथ इज कोरेस्पॉन्डेंस बिटवीन अ प्रोपोजिशन एंड रियलिटी। क्या कहा कि रियलिटी जो एग्जिस्ट करता है, आगे अभी हम पढ़ेंगे, हम सारे प्रमाण में जो परसेप्शन है, इन्फ्रेंस है, कंपैरिजन है, वर्बल टेस्टिमनी, हम उसमें पढ़ेंगे कि उन चीज़ों को उसके अंदर कौन कौन से ऐसे एलिमेंट, कौन कौन से ऐसे टर्म्स हैं जो आते हैं, उसी के विषय में बात कर रहे हैं। अभी आपको नहीं समझ में आएगा कि परसेप्शन और रियलिटी के बीच की जो चीज़ें होती हैं वही उसी को उसने ट्रुथ माना। आगे की वीडियो में हम इसको समझेंगे। इसका मतलब ये कहना चाहते हैं कि वैलिड नॉलेज इज ट्रीटेड एज रिप्रेजेंटेटिव नॉलेज। वैलिड नॉलेज वो है, वैलिड नॉलेज क्या है? वैलिड नॉलेज प्रेजेंटेटिव नॉलेज। आप उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, आप उसको प्रूफ कर सकते हैं, लोगों के सामने रख सकते हैं। लोग कहेंगे प्रूफ करिए, आप उसको प्रूफ कर सकते हैं, आप प्रेजेंट कर सकते हैं कि देखो इन बेसिस पे ये नॉलेज जो हमारी है वो वैलिड है। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि बिल्ली रास्ता काट दी तो आगे जो है दुर्घटना होने के चांसेस हैं, और आपने पूछ दिया पेरेंट्स से या बड़े लोगों से क्यों, तो उनके पास उसका कोई तर्क नहीं रहता है। वो बस कहते हैं कि मान लो, क्योंकि हमारे पूर्वज मानते हैं तुम भी मान लो। नहीं, ये कहता है कि जिसको आप प्रेजेंट नहीं कर सकते वो नॉलेज नहीं है। नॉलेज को हमेशा प्रेजेंट कर दिया जाए वही नॉलेज है। ठीक है, प्रेजेंटेटिव नॉलेज अराइव्स व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, जब हमें ऑब्जेक्ट के बारे में नॉलेज होगा, जब हम उसको डायरेक्टली एक्सपीरियंस किए होंगे, तब हम उसको बता सकते हैं। ओके, आगे एग्जाम्पल दिया गया है, एग्जाम्पल आप देख लीजिए। वैलिड नॉलेज इज प्रोड्यूस्ड बाय 4 वैलिड सोर्सेज। जैसे हम बात कर चुके हैं कि वैलिड नॉलेज जो है वो 4 सोर्सेज पे है, जो कि आप यहाँ सोर्स देख सकते हैं: परसेप्शन, इन्फ्रेंस, कंपैरिजन एंड वर्बल टेस्टिमनी। ओके, आगे चलते हैं। अब इनवैलिड नॉलेज की बात कर रहे हैं। अभी तक तो वैलिड नॉलेज के विषय में बात किया था। अब क्या कर रहा है? अब इनवैलिड नॉलेज के विषय में बात कर रहे हैं। देखिए, इनवैलिड नॉलेज के विषय में अब ये पहला ट्राई है मेरा एज अ वीडियो मैं दिख रहा हूँ और लिख रहा हूँ, तो थोड़ी बहुत गलतियाँ स्वाभाविक है, तो उसको आप साइड में रखिएगा और जो मैं बताना चाह रहा हूँ उसको समझने की कोशिश कीजिए। तो जो इनवैलिड नॉलेज है उनका भी बोला कि भाई साहब देखो, वैलिड नॉलेज तो बता दिए क्या होता है, अब ये भी सुन लो कि इनवैलिड नॉलेज क्या होता है। इन बेसिस पे अगर तुमने ज्ञान लिया है तो वो ज्ञान को नॉलेज मत समझा, और उसके बेसिस पे डिबेट मत करना, वो गलत हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि जो वैलिड नॉलेज को पहले इन्होंने डिफाइन किया एज अ रॉन्ग एप्रीहेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट देखना बट उसको गलत समझ लेना, उसका एप्रीहेंशन गलत हो जाए। इट्स इंक्लूड मेमोरी। हाँ, अब ये बताया कि भाई सब देखो किन किन बेसिस पे आप गलतियां कर सकते हो। पहला है मेमोरी, स्मृति। कैसे मेमोरी कैसे हो गया भाई? याद की हुई चीज़ गलत कैसे होगी? वैलिड क्यों नहीं है? इनका कहने का मतलब ये है कि अभी आगे स्पष्ट करेंगे कि इसको देखिए, यहाँ लिखा है मेमोरी कैन बी ऑल्सो कंसिडर्ड एज सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज प्रोवाइड। छोड़िए इन बातों को, लिखी हुई बातों को छोड़िए, मेरी बात सुनिए। मेमोरी को इन्होंने एक इनवैलिड नॉलेज का सोर्स माना। कैसे? अगर आपने कोई चीज़ याद की और उसको याद करके आप बता रहे हैं बिना समझे, बिना डायरेक्ट एक्सपीरियंस किए, तो आप कहीं गलत भी होंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप गलत हैं। जैसे कि आपने कोई फैक्ट रटे और उस फैक्ट को आप बता रहे हैं, बट वो नॉलेज आपका नहीं है, उस नॉलेज में गलतियां हो सकती हैं।
वो नॉलेज किसी तरीके का वैलिड नॉलेज नहीं है। कोई याद की गई चीज़ वैलिड नहीं माना गया है, क्योंकि इसमें एक संभावना होती है कि आप क्या पता गलत स्मृति हो गई हो, गलत पढ़ लिया हो, गलत समझ लिया हो, इस समय आप भूल गए हो, तो इसको भी इनवैलिड कैटेगरी में रखा गया कि नॉलेज, मेमोरी के बेस पे जो नॉलेज दिया गया है वो वैलिड नहीं है। दूसरा, डाउट। अगर आपको डाउट है, ठीक है। दूसरा है एरर, आपने कहीं एरर कर दिया हो, आपके तर्क में कोई किसी प्रकार की एरर है। अगर आपने मेमोरी बेस पे नॉलेज लिया है तो जाहिर सी बात है उस पर एरर होने के चांसेस हैं। तो आप कुछ बता रहे हैं उसमें एरर है, इसका मतलब वो इनवैलिड है। मतलब आपने कह दिया कि हमारे पहले प्रधानमंत्री बहुत अच्छे थे, हमारे पहले प्रधानमंत्री बहुत अच्छे थे, उन्होंने देश को IITs दी हैं, देश को गरीबी से निकाला। और आप बोलते बोलते ये कह गए कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री राजेंद्र प्रसाद थे, तो गलती होगी, यहाँ पे आपने एरर कर दिया, तो वो कहीं किसी प्रकार का वैलिड नॉलेज नहीं है। हाइपोथेटिकल रीजनिंग, ख्याली पुलाव, बिना फैक्ट के बात। ओके, ख्याली पुलाव समझते हैं आप लोग, ख्यालों में पुलाव बनाना, तो ये किसी तरीके का वैलिड नहीं है। मेमोरी को वैलिड नॉलेज के सोर्स में रखा जाता है जब आप उसको सही रिकॉग्नाइज कर लें, सही तरीके से बता दें, तो वो वैलिड नॉलेज है। डाउट इज अ लैक ऑफ सर्टेनिटी ऑन कॉग्निशन। एरर इज अ मिस एप्रीहेंशन। एरर क्या है? एक तरीके का मिस एप्रीहेंशन है ऑफ व्हाट इज रिकॉग्नाइज। आपने जो रिकॉग्नाइज किया किसी चीज़ को, एरर क्या है? मिस एप्रीहेंशन है, गलती आपने उसमें गलती कर दी, गलत तरीके से आपने उसको पेश कर दिया, गलत तरीके से बता दिया। फॉर एग्जाम्पल, स्नैक इज अ मिस्टेकनली रिकॉग्नाइज एज अ रोप। एक सांप को रस्सी समझ लेना या रस्सी को सांप समझ लेना। ओके। तर्क क्या है? तर्क इज कंसीडर इनवैलिड नॉलेज। तर्क को भी क्या किया गया है? तर्क इनवैलिड नॉलेज है, बिकॉज जिसको हम हाइपोथेटिकल रीजनिंग कह रहे हैं, तर्क हिंदी में तो लग रहा है कि तर्क दे रहा है तो सही हो सकता है, बट वो जो तर्क है, तर्क के बेस पे आप ये नहीं कह सकते कि ये नॉलेज जो है वो आपका सही है। अब मैं ये जो तर्क है, वो तर्क क्या है? हाइपोथेटिकल है, ये किसी तरीके का कोई भी वैलिड नॉलेज का सोर्स नहीं है। ओके, तो हम अपना जो वीडियो है आज तक का इतना ही था। आगे हम जो वीडियोस बनाएंगे वैलिड नॉलेज के जो 4 हमारे बेसिस हैं उनके विषयों में हम बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, काफ़ी लंबा वीडियोस बन गया है, और जैसे जैसे बनाते जाएंगे वैसे वैसे कमियां दूर होती जाएंगी। आगे हम ऐसे ही बने रहेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।